हे गाइस, वेलकम टू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपको लोअर पीसीएस उत्तराखंड जो आपका नोटिफिकेशन आया था अगस्त में, तो उससे रिगार्डिंग ही आपको अपडेट अभी तक मिल चुकी होगी कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो मैं उसकी इसी में आपके लिए एक ब्रीफ स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो उससे रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको पता चल चुका हो कि 12 ऑफ दिसंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए डेट को आपको नोटिफिकेशन मिल गया है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटेजी उसके बाद बताएंगे कि कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका एक क्विक रिव्यू सिलेबस देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजी के बारे में, आपको पढ़ना कैसे और किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप देख पा होंगे कि जो भी आपका लोअर पीसीएस होगा, लोअर पीसीएस में आपका, ठीक है, दो पेपर होंगे आपके, ठीक है ना, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि प्रीलिम्स और मेंस होंगे। मेंस क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्ट का मतलब लिखने वाला आपका पेपर होगा। यहाँ पे लिखा भी है क्लियरली डिस्क्रिप्टिव टाइप और एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाले होगा, ठीक है ना। और प्रीलिम्स क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? प्रीलिम्स होगा और मेन जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है ना, दो एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा इसका, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने कितने मार्क्स के होंगे ये, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका प्रीलिम्स जो है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्या होगा? जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम 150 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो 150 मार्क्स का है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके? 150 रहेंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और टाइम कितना रहेगा आप पे? लगभग 2 आवर रहेगा। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप कंफ्यूज मत होना, क्लियरली मेंशन किया है मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिम्स examination shall not be added with the marks obtained in the main written examination for determining merit। मतलब जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ओके, जो आपकी क्या मिलेगी? फाइनल मेरिट बनेगी, उस फाइनल मेरिट में आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रीलिम्स सिर्फ क्या है आपके लिए? क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कि जितनी कट ऑफ बनेगी उसको क्वालिफाई करना है। और जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? मेंस के एग्जाम से। ठीक है, मेंस का एग्जाम जो होंगे आपके प्लस इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से बनेंगे। तो इसमें मेन के एग्जाम में क्या पूछा है फिर देख लेते हैं। तो देखो, पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज के ऊपर। ठीक है, जनरल स्टडीज होगा मतलब लिखने वाला पेपर होगा, कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, और मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। और कितना टाइम मिलेगा आपको? 3 आवर मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। मैं इस वीडियो के बाद आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का पेपर आया था, तो आप एक क्विक रिव्यू लेके आ पाएंगे। ठीक है, एक क्विक रिव्यू ले लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। दूसरा पेपर होगा ऐसे और ड्राफ्टिंग का। ठीक है, इस ऐसे और ड्राफ्टिंग को भी देख लेंगे कि इसमें है क्या। ऐसे तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग क्या है वो देख लेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने लेके, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने पेपर होंगे? 200 पेपर होंगे। टाइम कितना मिलेगा? 3। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे केवल 5 का। ठीक है ना, जिसमें आपको ऐसे लिखने और ड्राफ्टिंग करनी है। 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी, उस कंडीशन को भी दे, इट इज इसेंशियल टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन ऐसे एंड ड्राफ्टिंग पेपर। ये भाई, ये इन्होंने क्या बोला कि 35% आपको लेके आना है। इन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि अगर अगर 200 का मैं 35% निकालता हूं, ठीक है, अगर 200 का मैं 35% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 70 मार्क्स। कि आपको 70 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है ना, आपको ये कंडीशन उन्होंने क्या कर रखी है? आपको बाउंड कर रखा है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे पहले पेपर में आप लेके आ गए 200 में से आप 160 लेके आ गए हो और दूसरे पेपर में आप सिर्फ 40 लेके आ रहे हो। भले आप कट ऑफ क्वालिफाई कर दोगे, लेकिन आप फेल माने जाओगे, क्योंकि आपके पास मिनिमम जो दूसरे पेपर उन्होंने कंडीशन दे रखी है 35 मार्क्स की, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, दैट इज 70 मार्क्स। तो आपके दूसरे पेपर में जो ऐसे या ड्राफ्टिंग है उसमें आपके 70 मार्क्स आना जरूरी है। अब मैं बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों है। क्योंकि इन्होंने आगे जब पेपर में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है वो आगे जब आप पेपर देखोगे उसमें आप समझ जाओगे। ओके, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? आपका 50 मार्क्स का। तो आप समझ गए होंगे अभी तक हमने 3 चीजें देखी। तो वो क्या क्या चीजें देखी हमने? पहली चीज आपका क्या होगा? जो प्रीलिम्स होगा वो क्या होगा? आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है,
क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है, पहली चीज। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, दिस इज क्यू। तो 150 मार्क्स में से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ओके। फिर आता है आपका मेंस। मेंस में आपको बोला है 2 पेपर होंगे, एक पेपर आपका जीएस का होगा, दूसरा पेपर आपका ऐसे ड्राफ्टिंग का होगा। इसमें इन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है कि आपके 70 मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके 70 मार्क्स मिनिमम नहीं है तो आप फेल माने जाओगे, और ये पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, और ये पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, ओके। फिर इन्होंने बोला इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू कितने होगा, 50 मार्क्स का। आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी, अपने आपने आइडिया यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने जो बोला है, आप देख पा रहे होंगे, जर्नल साइंस एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, या तो साइंस प्लस कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रीलिम्स के उसमें साइंस और कंप्यूटर पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस एंड कंप्यूटर विल कवर द सर्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ द साइंस एंड द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ द डे ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस एज मे द एक्सपेक्टेड फॉर द एजुकेटेड पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो हमारी जर्नल लाइफ से ना, जर्नल लाइफ से होती है, लेकिन आपको पता है जनरल लाइफ से साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा किससे, आपसे एनसीईआरटी से। तो आप जाके एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। फिर दूसरा पूछा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट जो बोला है इन्होंने, वो एक्चुअल में क्या है, तो आप याद रखेंगे कि जो एंशियंट, ठीक है, मेडिवल, ठीक है, और आपकी मॉडर्न, ये चीजें आपको पढ़नी है, प्लस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, कोई अलग पार्ट तो है नहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका किससे कवर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कवर हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें आपने यहाँ से डायरेक्टली पूछी है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इंडियन पॉलिटी इसने लिखा है, क्वेश्चन ऑन द इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी बेस्ड ऑन द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के ऊपर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पंचायती राज एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके। और आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ब्रॉड फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी और उसके प्लानिंग के ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को क्लियर सा नहीं दिखाया गया है इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी होगी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, वो जरूर पढ़िएगा आप। बेसिकली अगर आपने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो आप जाके 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स पढ़िए, तो आपको समझ आएगा इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ये जरूर देखिएगा, जीडीपी, जीएनपी, ये सब जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग बोला है, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं दे रखा है इकोनॉमी के बारे में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये बोला इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। बाकी जो आपकी इंडियन पॉलिटी भी आप जानते हो कि इसके इंडियन पॉलिटी के ऊपर इन्हें लिखा हुआ है, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ने बताया कि आपको पढ़ना क्या है, डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों को आप जरूर देखेंगे। और आपके प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग जो इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान्स थे, उनको जरूर देखना है, ठीक है ना, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या वो थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये था। फिर ज्योग्राफी में देखेंगे, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द अंडर डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली उन्होंने ज्योग्राफी बोली है, तो इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे इन्होंने जैसे ही सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया बोल दिया, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे लिखा है कल्चरल इवेंट्स, दैट इज सॉरी करंट इवेंट मतलब आपको करंट वगैरह देख लेना है जो भी रिलेटेड है। तो यहाँ किसके बारे में, उत्तराखंड के स्टेट के बारे में, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इंक्लूडिंग गेम्स। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है भाई, गेम्स को भी आपको देखना है, वो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट के साथ तो आपको देखना है। फिर यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बोला है, तो आपको उत्तराखंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है, एंशियंट पीरियड अर्लीस्ट फ्रॉम दी 2000 एडी, मेडवल इंडिया, उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बोला, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड देयर अचीवमेंट्स, गोरखा इन्वेजन को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है गोरखा का, ब्रिटिश रूल को देखना है, टेरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ उत्तराखंड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द इंडिया, इनके बारे में देखना है, पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज जो हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट्स हुए, मूवमेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड, कैसे हमारा स्टेट बना, कौशिक कमेटी वगैरह, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल फील्ड्स, स्पेशली इन आर्म्ड फोर्स। मतलब जो उत्तराखंड के लोग जो हैं, ठीक है ना,
तो किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल में इनका क्या-क्या योगदान रहा है और आर्म्ड फोर्स में क्या-क्या योगदान रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर आपको फौजी वगैरह ही मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द उत्तराखंड, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। कल्चरल ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड से आपको होना चाहिए, जैसे उत्तराखंड की कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन, फोक, ये सब आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ज्योग्राफी ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ द उत्तराखंड भी पूछा हुआ है आपसे, उत्तराखंड का भौगोलिक दृश्य पूछा हुआ है। फिर आपसे पूछा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी है, ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में बताया है इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखना है हमें उत्तराखंड का, ठीक है ना, हिस्टोरिकल एंड बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज देख लेना है आपको। तो ये सारा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या आपको एक एक क्विक रिव्यू देखना है। सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गाइज, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, यहाँ पे आपको दिखा है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग एंड मैथ्स को कवर अप किया जाएगा, ये आप जरूर देखोगे, ठीक है ना, रीजनिंग एंड मैथ्स को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। फिर देखेंगे कट ऑफ। देखो भाई 2016 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से हम कट ऑफ को एक थोड़ा सा देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको कितना मजबूती रखना है। देखिए 2016 में, ठीक है, 2016 में 150 नंबर का पेपर हुआ था और 150 नंबर में से जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 89.75। लेकिन उस समय देखिए मैं बताता हूँ उस समय क्या था, जो रिसोर्सेज रहते हैं पढ़ने के, जो रिसोर्सेज थे वो कम रहते हैं, ठीक है। इंटरनेट का इतना बूम नहीं आया था आपका ना, इंटरनेट का इतना बूम नहीं आया था उस समय, लोगों के पास जियो वगैरह, मतलब जो नेट नेट था वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। जियो वगैरह नेट जिस नहीं था, इतना ज़्यादा नेट का एकदम बूम नहीं हुआ था, जिससे लोग यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं ले पाते थे, ठीक है ना। यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं थी, एक लिमिटेड रिसोर्स था, इसलिए यहाँ पे 89 के आसपास मार्क्स कम गए हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो अब आता है जो 2000 आपका 2021 के दिसंबर में जो आपका होने वाला पेपर है, ओके। तो उसमें देखो आप थोड़ा सा देखो 4-5 साल बाद के अप्रोक्सीमेटली 5 साल में लोगों के पास इतना रिसोर्स हो चुका है। यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस, बहुत सारे चैनल्स आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हर चीज़ की न्यूज़ मिल जाती है, इवन आपको पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। कोचिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से देखो जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अब जो एग्जाम पहले कभी किसी एग्जाम की कट ऑफ जहाँ पे 200 में से जिस एग्जाम की कट ऑफ 100 या 120 जाती थी, आज उसी एग्जाम की कट ऑफ 160 जा रही है। तो आप ये देख सकते हो कि एग्जाम का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 89.75 है, लेकिन अगर मैं बोलूँ चाहे पेपर टफ हो या इजी हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 95 तक तो स्कोर करके ही आना है, ठीक है। अपना एम बना दीजिए कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप 95 प्लस हो, क्योंकि आपने उत्तराखंड के अगर आप एग्जाम की देखोगे तो धीरे धीरे उनके जो एग्जाम के कंपटीशन है वो भी ऊपर जा रहा है। ऐसी कोई कट ऑफ, हार्डली कोई कट ऑफ होगी जो अच्छे एग्जाम की जिसमें 94-95 के आसपास ही कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी आपको जर्नल की, ओके ना। तो यहाँ पे एम करके अभी अभी पेपर नहीं है, टफ है, इजी, हम नहीं बता सकते कितनी कट ऑफ होगी, लेकिन आप अपना एम मान के चलिए 95 होगी, क्योंकि 2016 में, ठीक है ना, 2016 का जो एग्जाम हुआ था और वो 89.75 इन्होंने प्रीलिम्स की कट ऑफ को घोषित किया था। जो कि मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन करें तो अपना एम मान के चलो कि मिनिमम आपको 95 प्लस तो स्कोर करना ही करना है, जिससे आपकी एक श्योरिटी बनी रहे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे जो आपको जानते हो कि उत्तराखंड में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन अलग कट ऑफ बनती है इनकी, तो यहाँ पे 79 पॉइंट है, तो इनकी भी देखो यहाँ पे 79.5 है, तो इनको भी क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली अपने अपने को बढ़ा के रखना है, ठीक है ना। तो इनको भी कम से कम 85 प्लस 90 के आसपास खुद को ये मान के चलना है कि मुझे इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे जो पूर्व सैनिक सामान्य होंगे उनके 64 गई है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से आप अपनी अपनी कट ऑफ, अपनी अपनी कैटेगरी से आप अपनी अपनी कट ऑफ दे सकते हो और उस हिसाब से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रीलिम्स की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी। इसी तरह अब देखो दोस्तों, आधे लोग क्या करते हैं, जो भी तैयारी करता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है गाइस, कि वो क्या करता है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ तो लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके, वो प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन कभी भी वो सब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन नहीं करता है, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है ना।
वो अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं करता है। राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं करता है तो इसका क्या होता है गाइस कि वो जब प्रीलिम्स तो चलो क्वालिफाई कर दिया, उसने अच्छी अच्छी खासी कट ऑफ को क्लियर कर दिया और उसने वो एक सब्जेक्टिव में आ गया, लेकिन उसकी राइटिंग स्किल ना होने के कारण वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की, उसने क्वेश्चनों को कभी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की। अब वो कोशिश भी करता है तो 2 महीने या 3 महीने में उसको क्या हो जाता है, वो सोचता है कि मैं 3 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन गाइज एक चीज को समझो, जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग क्या है, एक स्किल है, और स्किल क्या होती है, डेवलप की जाती है, ठीक है ना। और ये डेवलप होती है टाइम के साथ, इस चीज को समझो आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 महीने में एक अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया और आप सोच रहे हो कि मेरा हो जाएगा। तो राइटिंग गाइज वो आपको हर दिन डेली आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन लिखने चाहिए। और इसके लिए मैं आपके लिए हेल्प करूंगा कि जो एजे टुडे का टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। यूपी पीएससी के, असम पीसीएस के, गुजरात पीसीएस के, हरियाणा सिविल सर्विसेज के, ठीक है। तो जहाँ पे जितने भी जहाँ जहाँ पीसीएस वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। आप लोग उसमें से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज करिए। तो सबसे पहले टेलीग्राम जो एजे टुडे का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम वो करें। फिर उत्तराखंड का जो मेन सिलेबस है वो देख लेंगे। यहाँ पे देखो उत्तराखंड से करंट इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन यहाँ उन्होंने पूरा पूरा दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्पोर्ट गेम से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस से जो भी रिलेटेड होगा वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द टूर्नामेंट अवार्ड, पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे कोई पर्सनैलिटी के बारे में दे दिया, जैसे बोला कि सचिन तेंदुलकर के बारे में 20 वर्ड में लिखो, तो सचिन तेंदुलकर पूछ लिया आपसे, कोई भी पर्सनैलिटी आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, उससे आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसके बारे में 20 वर्ड में डिफाइन करो या 50 वर्ड में डिफाइन करो, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कवर द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल मॉडर्न पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द नेशनल अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ टॉपिक है और इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो मेंस का जो आपका पेपर होगा उस तरह से आपको इस सिलेबस से रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कुछ भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपसे आरटीआई का महत्व पूछ लिया, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, आरटीआई, ये सब आपको दे रखा है यहाँ पे। आप लोग एक एक क्विक रिव्यूज में से देख लीजिए। आपको जो सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया। द क्वेश्चन विल कवर द इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ब्रॉड फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग। यहाँ फिर से इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिया है। बस यहाँ पे डेवलपमेंट दिया, तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और जोग्राफी इंडियन डेमोग्राफी के बारे में भी इन्होंने कुछ ज़्यादा ब्रीफ नहीं दिया है कि कहाँ कहाँ से पूछा सकता है। वही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है आपका जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया, जबकि पीछे क्या कंक्लूड किया था, कंप्यूटर इंक्लूड किया था, यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट किया है। इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो कई बच्चे जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक ही चीज ना समझ ले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग होता है, टेक्नोलॉजी को साइंस का यूज करके जो टेक्नोलॉजी बनती है उसको, वो होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जनरल साइंस है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है आपका, कल्चरल ऑफ उत्तराखंड और ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। अब गाइस देखो, आप प्रीलिम्स में जब ये सब चीजें पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको चीजों के बारे में पता तो होगा, लेकिन जो आपको प्रीलिम्स से जो मेंस में जो चीजें अलग करेंगे वो क्या करेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की जो चीजें पढ़ी है ना आपने, उसको आप किस तरह से लिख पा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी समझ क्या है, जो चीजें आपने पढ़ी है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मेंस में लिखनी होती है, ठीक है ना। और क्या पूछा आपसे, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड, ये सब पूछा है पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में आपसे, ठीक है। तो आप चीज ये भी चीजें आप देख लोगे, यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है, जो मेन डिट्टो आपका प्रीलिम्स में था वही यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है, जो आपने पीछे देखी है वही है। लेकिन यहाँ पे अब जो मेज में एक और चीज अलग कर रही है वो है स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम। तो आपको मेंस में स्टैटिक्स से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको स्टैटिक्स भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको चीजें, ग्राफ वगैरह पूछ दिया गया, तो आपको ये देखना है। फिर अब बात करते हैं गाइस, इसका कट ऑफ क्या दी थी, तो देखिए कट ऑफ कितनी रही, देखो
जो जनरल की कट ऑफ रही थी इनकी मेंस की, ठीक है, जब मेंस का पेपर हुआ जिनको इंटरव्यू की कॉल आई उनके लिए कट ऑफ क्या रही थी, यहाँ पे रही थी 196। मतलब अब देखियो 400 मार्क्स का हुआ था पेपर आपका, ठीक है, 200 200 का पेपर था, और इसमें से जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 196.895 फॉर द जर्नल, ठीक है। और महिला के लिए देखो सामान्य ये महिला जो वहाँ पे भले यहाँ 79 थी कट ऑफ, लेकिन जब मेंस का पेपर हुआ तब इनके लिए भी 196.158 ही गई है, ठीक है ना। और जो सैनिक थे उनके लिए कितनी गई थी आपकी 64 65, और यहाँ पे देखो आप देखेंगे तो 188 गई है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 400 से लिखने वाली परीक्षा है, उस लिखने वाली परीक्षा से ही आपकी कट ऑफ बन रही है, ठीक है ना। और इस 196 में से देखिए आपको मिनिमम 70 मार्क्स और दूसरे पेपर में लाने थे, तो अगर आप पेपर में 70 मार्क्स करेंगे तो 200 में से 120 आपको पहले पेपर में लाने हैं। दूसरे पेपर में अगर मिनिमम 70 मार्क्स भी लाते हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है, तो आप अगर दूसरे पेपर में 70 मार्क्स भी ले आते हो और पहले पेपर में 120 लाते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये चांसेस आपके कहाँ फेल कर देंगे, आपको बताओ, आपको फेल कर देंगे। आप अपनी अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी इंग्लिश भी सीखनी है क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश से डरते हैं या सोचते हैं हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी ना करें, मेंस के हिसाब से तैयारी करें, इस बात को समझे। फिर यहाँ पे देखो जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी आपकी 277। तो देखियो अगर आप 196 में मैं अगर 50 नंबर भी जोड़ देता हूँ आपको पूरे इंटरव्यू में 50 में से 50 दिए तो ये 246 ही होते हैं जो कि यहाँ पे आपका फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि जितने मार्क्स आपके थे 400 में से, ये तो उन्होंने कट ऑफ रखी थी, ठीक है ना, ये कट ऑफ रखी थी जिसके 196। तो इसका मतलब है आपको कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, अगर मैं 277 में से, देखो 277 में से अगर मैं 50 हटा देता हूँ 200 आपके 222 के आसपास, ठीक है ना। तो मतलब 400 में अगर मैं कहूँ कि 400 में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे आपको मिनिमम, तो 400 में से मिनिमम आपको चाहिए होंगे 220 से लेकर 230 मार्क्स अगर आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। और 230 आ गए तो आप एक सिक्योर रेंज में आ जाते हो, ठीक है ना। तो 400 में से मिनिमम आपको 230 मार्क्स लेके आने हैं, ओके गाइस। सो और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की सीट कम होने के कारण ये कट ऑफ जनरल की सामान्य से कट ऑफ से भी ऊपर आ गई, ठीक है ना। जो आरक्षित जिनकी पहले प्रीलिम्स में कट ऑफ देखेंगे, ठीक है ना, प्रीलिम्स में कट ऑफ देखो यहाँ पे सब कट ऑफ कम 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 है, लेकिन जब मेंस की फाइनल कट ऑफ आई तो मेंस के फाइनल कट ऑफ में देखो तो ये नायब तहसीलदार में 282 चले गए, ठीक है ना। यहाँ पे सामान्य पूर्व सैनिक 272 चले गई। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना गाइज, अपनी अपनी आप कट ऑफ देख लीजिएगा। मैं कट ऑफ को थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूँ अगर आपको ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये कट ऑफ देख पा रहे होंगे तो आप देख पा लीजिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे और आप सोच रहे हो कि आप जाके वहां कर लोगे तो ये 230 आने मुश्किल है, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे की कट ऑफ। ये वो था पूर्ति जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह है, पूर्ति निरीक्षक, ठीक है, तो उनकी गई थी 259, ओके 259 की कट ऑफ गई थी। अगर आपके 259 थे तो आप किसमें आ सकते थे, ठीक है ना। यहीं पे सामान्य में आपकी कर अधिकारी, ठीक है, जिला पंचायती राज विभाग में आपकी मार्क्स थी यहाँ पे 285, ठीक है ना, 285। और यहाँ पे जबकि आप देख पा रहे होंगे 277 नायब तहसीलदार का 277 और कर अधिकारी के लिए 285। और सामान्य महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको जरूर छूट मिली है, ठीक है ना, 271 तो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 258, ठीक है, ओबीसी के लिए 258 और अनुसूचित जाति के लिए हो गया, ठीक है ना। तो फिर आता है यहाँ पे परिवहन कर अधिकारी, परिवहन कर अधिकारी में सामान्य जाति कट ऑफ आप देख सकते हो 268। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अब मैंने आपको सिलेबस वगैरह बता दिया, कट ऑफ वगैरह आपको दिखा दिया, तो आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा डिसाइड कर सकते हो किस तरह से आपको पढ़नी है। अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ गाइस, मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा मैं अब यही बता देता हूँ कि आपको क्या होगा। मैं आपको हम आपको एक एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है ना, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। एमसीक्यू सीरीज एनसीईआरटी प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आप उसमें जरूर आइए और उसमें वो करिए, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, दूसरी चीज मैं क्या दूंगा आपको, करंट अफेयर। आपको आज शाम से या कल से आपको करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाएंगे। एक ब्रह्मास्त्र नाम से एक सीरीज चलाएंगे हम, ठीक है, ब्रह्मास्त्र से, उसमें आप जरूर आइए और उसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी, आप एजे टुडे का जो यूट्यूब चैनल है उसको, एजे टुडे का टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए,
और उसमें आपको मिलेंगे डेली आंसर राइटिंग के लिए, आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। जो पुराने देखो प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड के पेपर्स, ठीक है, पेपर से जिसमें भी मेंस आया होगा उसमें से हम देखेंगे जो जीएस वगैरह से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अदर स्टेट के अदर स्टेट के पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एचसीएस हो गया, असम पीसीएस हो गया, गुजरात पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, ठीक है ना। तो इन सब पीसीएस से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 2-2, 3-3 क्वेश्चन को डेली आप क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और राइटिंग प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, हम एक डिस्कशन ग्रुप बना देंगे जहां आप लोग अपने अपने पेपर दे सकते हो, एक दूसरे के पेपर आप लोग देख सकते हो। लास्ट में आपको एक मॉडल आंसर दे दिया जाएगा कि भाई जो आंसर है इसका इस तरह से कुछ आंसर होना चाहिए था, जिसने लिखा है वो अपने आप को थोड़ा सा अपने को बेहतर कर सकते हैं मॉडल आंसर पढ़ के। तो गाइज ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और चौथा, अगर आपको डिटेल लेक्चर भी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर डालने की कोशिश की थी लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो मैंने टाइम वेस्ट ना करना बेहतर समझा, इसलिए मैंने वो बंद कर दिए, ठीक है ना। कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने डिटेल लेक्चर बंद कर दिए। बाकी आप ये सब देख सकते हो जो मैं आप अभी सीरीज चलाने वाला हूँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे, कट ऑफ मैंने आपको बता दी, इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप जरूर सफलता पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।